एपिसोड की स्टार्टिंग में कुछ लोग दो लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें उन्हीं दोनों लोगों को दिखाया जाता है जिनके बारे में बाकी के स्टूडेंट बात कर रहे थे। इन मोहतरमा का नाम सुजुने इनुमाकी है और ये स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है। इस बंदे का नाम काजुकी रियोसन है। ये स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट है। उसके बाद अगले सीन में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, केन ओसातो। वो हमें अपने बारे में बताता है। वो बताता है कि मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ जिसे लोग बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं। अगर मेरी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग होता है तो उससे ज़्यादा एक्साइटिंग फिर कभी नहीं होता। वो ये बोलते बोलते आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी उसे चिड़िया के बच्चों की आवाज़ आती है। वो देखता है एक घोंसला नीचे पड़ा हुआ है। वो उसे उठाकर ऊपर रख देता है। वो बोलता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में भी कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो। उसकी स्कूल ख़त्म हो जाती है और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। इसी वजह से वो अपना छाता ढूंढता है, लेकिन उसका छाता उसे कहीं नहीं मिलता। उसे वहाँ पर एक और छाता पड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो कुछ सोचता है। कुछ सोचकर वो बोलता है कि मैं ये छाता नहीं ले सकता। अगर मैंने यह छाता ले लिया तो इसके ओनर को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और मैं किसी झमेले में पड़ना नहीं चाहता। वो वहाँ पर बैठकर बारिश के रुकने का इंतज़ार करने का डिसाइड करता है। थोड़ी देर बाद भी बारिश बंद नहीं होती तो वो सोचता है कि कुछ और देर बैठ लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो चिल्लाता है कि ये बारिश रुकने नहीं वाली। तभी वहाँ पर मिस सुजुने आ जाती हैं और उसे पूछती हैं, तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिस सुजुने ओसातो से पूछती हैं, क्या तुम्हारे पास कोई छाता नहीं है? जिस पर ओसातो कहता है, शायद से उस छाते को कोई ले गया है। जिस पर मिस सुजुने कहती हैं, लगा ही था। बट स्टूडेंट्स को स्कूल ख़त्म होने के बाद यहाँ पर इतनी देर रुकना अलाउड नहीं है। जिस पर ओसातो कहता है, हाँ आपने सही कहा, मैं अब जाता हूँ। जिस पर मिस सुजुने उसे रोक कर कहती हैं कि वो बोलती हैं कि स्टूडेंट को बारिश में ऐसे भेजना स्टूडेंट काउंसिल को शोभा नहीं देता। काजुकी वहाँ आकर बोलता है, अगर ऐसा है तो तुम मेरा छाता ले सकते हो ओसातो, मेरे पास एक एक्स्ट्रा छाता है। जिस पर मिस सुजुने उसे पूछती है, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? सो काजुकी कहता है, हम दोनों क्लासमेट्स हैं। ओसातो अपने मन में बोलता है, हम दोनों ने आज से पहले कभी बात नहीं की है, फिर भी इसे मेरा नाम कैसे पता है? वैसे काजुकी एक अच्छा बंदा है। ओसातो काजुकी को अपना छाता देने के लिए कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल होकर थैंक्स बोलता है। सो काजुकी उसे फॉर्मल ना होने के लिए बोलता है। काजुकी ओसातो से पूछता है, मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं, ओसातो या फिर केन? सो ओसातो कहता है, तुम मुझे ओसातो बुला सकते हो। सो मिस सुजुने उसे कहती हैं, सो आज से मैं भी तुम्हें ओसातो ही बुलाऊंगी। जो सुनकर ओसातो शर्मा जाता है। रास्ते में ओसातो काजुकी से कहता है, मुझे लगा नहीं था तुम इतने ज़्यादा फ्रेंडली होगे। सो वो उसका रीज़न पूछता है। सो वो बताता है कि क्योंकि तुम हमेशा लड़कियों से ही बात करते थे। सो वो अपना डिफेंड करते हुए बोलता है, क्योंकि वो लड़कियां आके पहले मुझसे बात करती थी। ओसातो बोलता है, मुझे मिस सुजुने से बात करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल लगता था। सो मिस सुजुने बोलती हैं, मैं तो बस एक आम लड़की हूँ। काजुकी बोलता है, आप आम लड़की तो नहीं हैं, आप स्कूल की टॉपर हैं और आप स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मिस सुजुने उसे टीज करते हुए पूछती हैं, तुम्हें क्या हुआ है आज? सो वो बोलता है, मैं तो बस पुराना बदला ले रहा हूँ। ओसातो उनसे पूछता है, क्या आप दोनों डेट कर रहे हो? सो वो दोनों उसे समझाते हैं, हम दोनों ही स्टूडेंट काउंसिल में हैं, उस वजह से हम ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। रास्ते में मिस सुजुने ओसातो से पूछती हैं, तुमने सोचा है कि हाई स्कूल के बाद तुम क्या करोगे? ओसातो मना करता है। वो मिस सुजुने से कहता है, आपने मुझसे भी यही सवाल पूछा था। उसके जवाब में वो बोलती हैं, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा है, कभी कभी लगता है मैं यहाँ के लिए हूँ ही नहीं। ये सुनकर ओसातो अपने मन में बोलता है, मैं और सुजुने मैम हम दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि वो क्या कहना चाहती हैं। अचानक उन्हें एक बड़ी सी घंटी की आवाज़ आती है। काजुकी ओसातो से पूछता है, क्या तुम्हें भी वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? सो ओसातो मना करता है। वो आवाज़ और तेज़ होने लगती हैं। ओसातो बोलता है, तुम कैसी आवाज़ों के बारे में बात कर रहे हो?
वो जैसे ही ये बोल के उन लोगों के पास जाता है, वहाँ पर एक मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाता है। ओसातो बोलता है, एक मैजिक सर्कल। मिस सुजुने ओसातो से पूछती हैं, तुम्हें क्या लगता है वहाँ पर हीरो होंगे, वहाँ पर मैजिक बीस्ट होंगे, वहाँ पर मैजिक होगा? वो बोलता है, मिस सुजुने को ये सब पसंद है, वो सब बाद में सोचेंगे, पहले ये क्या हो रहा है। ये बोलते ही वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगले सीन में काजुकी ओसातो को उठाता है और ओसातो देखता है कि उसके सामने एक किंग बैठा हुआ है। काजुकी ओसातो से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? सो ओसातो बोलता है, हाँ, मगर ये लोग कौन हैं? काजुकी बोलता है, मुझे नहीं पता, सुजुने ने मुझे थोड़ी देर पहले ही जगाया है। ओसातो मिस सुजुने की तरफ देखता है, सो वो मिस सुजुने को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग पाता है। उन्हें एक्साइटेड देख के ओसातो तो शॉक में चला जाता है। वो किंग बोलते हैं, मुझे लगता है आप सब अब जाग चुके हैं। मैं जानता हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए। सो काजुकी उनकी बात को बीच में काट कर पूछता है, तुम कौन हो और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? किंग बोलते हैं, मैं आपकी कन्फ्यूज़न समझ सकता हूँ, लेकिन एक बार आप हमारी बात सुन लीजिए। किंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। इनका नाम लोएड वुल्गासलिंगर है और ये लिंगर किंगडम के किंग है। किंग सुनकर मिस सुजुने और ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाती है और वहाँ पर ही नाचने लगती हैं। किंग बोलते हैं, हमने आपको यहाँ समन किया है ताकि आप हमारे हीरोज़ बन सकें। ये सुनने के बाद मिस सुजुने को छोड़कर ओसातो और काजुकी दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। किंग बोलते हैं, 2 साल पहले हम पर डीमन लॉर्ड ने हमला किया था। ये सुनने के बाद मिस सुजुने को छोड़कर ओसातो और काजुकी दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। किंग बोलते हैं, डीमन लॉर्ड अपनी आर्मी के साथ हमारे किंगडम में घुस आया था। हमने किसी तरह उसे भगा दिया है, लेकिन वो अपनी आर्मी को एक्सपेंड करने में लगा हुआ है। इसीलिए हमने आप लोगों को फॉरबिडन रिचुअल की मदद से यहाँ पर बुलाया है। काजुकी गुस्से में उठता है और बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हीरोज़ और डीमन लॉर्ड के बारे में। आपने हमें हमारी मर्जी के खिलाफ यहाँ बुलाया है कैसे? किंग बोलता है, मैजिक सर्कल सिर्फ लोगों को यहाँ ला सकता है, यहाँ से वापस नहीं भेज सकता। काजुकी बोलता है, हम तीनों का क्या होगा और हमारे परिवार का भी? किंग बोलते हैं, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इस किंगडम को आपकी ज़रूरत है। काजुकी जैसे ही गुस्से में आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पर खड़े हुए सारे के सारे गार्ड घेर लेते हैं। ओसातो उठता है और काजुकी को कहता है, हमारी तरफ से बात रखने के लिए शुक्रिया, लेकिन अभी यहाँ पर लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सुनकर काजुकी शांत हो जाता है। किंग खुद उन लोगों के पास जाकर अपने घुटनों पर बैठकर बोलते हैं, हम फ्यूचर में आपको आपके घर भेजने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन तब तक क्या आप लोग हमारी मदद करेंगे, हमारे हीरोज़? मिस सुजुने किंग से कहती हैं, आपको हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी आप हमें हीरोज़ क्यों बुला रहे हैं? यहाँ से आगे हमें ये मिस वेल्सी समझाती हैं, समनिंग रिचुअल इस तरह से बना है कि वो सिर्फ काबिल लोगों को ही चुनता है। आप लोगों को घंटी की आवाज़ आई होगी। उन लोगों को पता चलता है कि ओसातो यहाँ गलती से आ गया है क्योंकि उसे घंटी की आवाज़ नहीं आई थी। उसके बाद वो लोग अपनी पावर पता करने के लिए एक क्रिस्टल बॉल के पास आते हैं। काजुकी ओसातो से पूछता है, क्या तुम्हें इस सब से कोई दिक्कत तो नहीं है? सो ओसातो बोलता है, मिस वेल्सी ने कहा है, मैं आप लोगों की तरह हीरो तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं मैजिक का यूज़ कर सकता हूँ। काजुकी ओसातो से बोलता है, क्या तुम्हें थोड़ा भी गुस्सा नहीं आ रहा? पहले तो तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ आना पड़ा, उसके बाद तुम ये मैजिक के चक्कर में भी पड़ गए। ओसातो बोलता है, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ आ ही गया हूँ तो आप लोगों की थोड़ी मदद ही कर सकता हूँ। क्रिस्टल बॉल के तैयार होने के बाद मिस वेल्सी सुजुने को अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखने को बोलती हैं। सो वो क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखते हैं। जैसे वो हाथ रखते हैं, क्रिस्टल बॉल येलो कलर में ग्लो करता है। सो मिस वेल्सी बताती हैं, इस कलर का मतलब है कि आपके अंदर थंडर एबिलिटी है। अब काजुकी की बारी आती है। जैसे ही वो हाथ रखता है, बॉल वाइट कलर में ग्लो करने लगती हैं। सो मिस वेल्सी बताती हैं, इस कलर का मतलब है आपके अंदर लाइट की एबिलिटी है। मिस वेल्सी बोलती हैं, लाइट मैजिक यूजर्स बहुत कम पाए जाते हैं, ये मैजिक हमें डीमंस के अगेंस्ट फाइट करने में बहुत काम आएगा।
ओसातो की बारी आती है। जैसे ही वो क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है, क्रिस्टल बॉल ग्रीन कलर में ग्लो करने लगती है। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। सो मिस सुजुने मिस वेल्सी से पूछती हैं कि ये कौन सा मैजिक है। ग्रीन कलर को देखकर मिस वेल्सी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं और ओसातो का हाथ पकड़ते हुए उसे किंग के पास घसीटते हुए ले जाती हैं। वो उन दोनों को वहीं पर रुकने का बोलती है और वहाँ से चली जाती हैं। वो दोनों बोलते हैं अभी अभी क्या हुआ। पहुंच जाते हैं और किंग मिस वेल्सी से पूछते हैं क्या हीरोज की एबिलिटी के बारे में पता चल गया। सो मिस वेल्सी बताती हैं मिस सुजुने और मिस्टर काजुकी के पास कमाल की एबिलिटी है, लेकिन मिस्टर ओसातो के पास। सो किंग उसकी बात बीच में काटते हुए बोलते हैं ये मत कहना कि उनके पास ब्लैक मैजिक की पावर्स हैं। मिस वेल्सी सीरियस होते हुए बताती हैं क्रिस्टल बॉल ग्रीन हो गया था। ये सुनते ही वहाँ जितने भी लोग हैं वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। ओसातो उनसे पूछता है क्या मैं इतना खतरनाक हूँ, मेरे अलावा किसी और के पास भी ये पावर्स हैं। सो किंग बोलते हैं हाँ एक और के पास है लेकिन वो नहीं। उसके बाद हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो वहीं पर आ रही थी। वो सब लोग काफ़ी पैनिक हो ही रहे थे, लेकिन तभी वो पर्सन वहाँ पर आ जाती है जिसे देखकर सब के सब शॉक्ड हो जाते हैं। वो पर्सन किंग से पूछती है क्या हीरोज आ चुके हैं। किंग काफी घबराते हुए बोलते हैं हमें लगा था कि तुम आज छुट्टी पर हो। वो पर्सन ओसातो को देख लेती है और उसे इस तरह से घूरती है कि ओसातो की फट जाती है और वो वहां से दूर हो जाता है। किंग उस पर्सन से बोलते हैं कि ओसातो यहाँ गलती से आ गया है। उसके बाद वो पर्सन ओसातो से अपना नाम पूछती हैं। ओसातो अपना नाम बता देता है और उसके बाद वो बोलती हैं मैं रोज हूँ, रेस्क्यू टीम की कैप्टन। ओसातो अपने मन में बोलता है ये लोगों को बचाती है या फिर मारती है। मिस वेल्सी कैप्टन रोज को दोनों हीरोज के पास ले जाने लगती हैं। किंग ओसातो को रेस्ट करने का बोलते हैं। ओसातो किंग से बोलता है लेकिन आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि ग्रीन कलर का मतलब क्या है। ये बात वहाँ पर खड़ी हुई पर्सन भी सुन लेती है और वहाँ पर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। होंगे ही ना, क्योंकि जो बात इस पर्सन से छुपाने की कोशिश की जा रही थी ये ओसातो ने वही बक दिया। वो पर्सन ओसातो से पूछती है क्या तुमने ग्रीन ही कहा है। सो ओसातो बोलता है हाँ। रोज ओसातो की तरफ आगे बढ़ती है तो किंग मिस वेल्सी से कहकर उसे दूर ले जाने का ऑर्डर देते हैं। मिस वेल्सी वैसा ही करती है, उसे एक वाटर बबल में कैद करके वहाँ से दूर ले जाने लगती हैं। रोज से बोलते हैं वो यहाँ गलती से फंस गया, हमें पता है तुम्हें एक हीलिंग मैजिक यूजर चाहिए। रोज एक इविल सी स्माइल करते हुए वहाँ से भाग जाती है और ओसातो का पीछे करने लगती है। ओसातो आसमान में आ जाता है और कैप्टन रोज छलांग लगाकर आसमान में आ जाती हैं। ओसातो को कुछ फील होता है, जैसे ही वो देखता है तो वहाँ पर कैप्टन रोज होती हैं। वो उसे एक पंच कर देती हैं जिस वजह से ओसातो नीचे गिरने लगता है। वो ओसातो को कैच कर लेती हैं। उसके बाद ज़मीन पर लैंड करके वो किंग से बोलती हैं आप टेंशन मत कीजिएगा, मैं ओसातो को हीलिंग मैजिक पूरी तरह से सिखा कर ही रहूँगी। रोज से बोलते हैं वो यहाँ गलती से फंस गया, हमें पता है तुम्हें एक हीलिंग मैजिक यूजर चाहिए। कैप्टन रोज ओसातो को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। ओसातो के बारे में सुनकर सुजुने और काजुकी घबरा जाते हैं। वो मिस वेल्सी से पूछते हैं कि आपको लगता है कि ओसातो की जान खतरे में। सो मिस वेल्सी बताते हैं नहीं, उन्हें बस यहाँ से थोड़ी दूर ही ले जाया गया है एक रेस्क्यू टीम के पास। क्रिस्टल बॉल ने बताया कि उनके पास हीलिंग मैजिक की पावर है और हीलिंग मैजिक यूजर यहाँ पर बहुत कम पाए जाते हैं। मिस रोज उनमें से ही एक है। वो खुद मिस्टर ओसातो को सिखाना चाहती हैं। तभी हमें एक और न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो दिखने में काफी क्यूट लग रही थी। सुजुने बोलती है तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सो मिस वेल्सी उसकी बात काटते हुए बोलते हैं उनका सिखाने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अजीब है और उनके स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा अजीब है। अब मैं आपको क्या बताऊं। के बाद हमें एक और न्यू जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर ओसातो बोलता है कि मैं एक हीलिंग मैजिक यूज़र हूँ। सो मिस रोज बोलती हैं हाँ देखकर यही लगता है। उसके बाद कैप्टन रोज बोलती हैं आज से यही तुम्हारा घर है, तुम यहीं पर रहोगे। उसके बाद वो कुछ लोगों को बुलाती हैं। वो लोग दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावने लग रहे थे। कैप्टन रोज उन लोगों से बोलती हैं आज से ओसातो हमारे साथ ही रहेगा तो उससे अच्छे से पेश आना। लोग ओसातो को देखकर एक इविल सी स्माइल देते हैं और जिसे देखकर ओसातो डर जाता है और दूर चला जाता है। वो लोग ओसातो के पास जाकर अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अभी कैप्टन रोज उनमें से एक को लात मार देती है। इनमें से एक बंदा बोलता है हम तो उससे अच्छे से ही बात कर रहे थे। सो ओसातो बोलता है मुझे नहीं लगता कि इन्हें अच्छा सब का मतलब भी पता होगा। कैप्टन रोज बोलते हैं ये सब मेरे टीममेट्स हैं लेकिन इनमें से किसी को भी हीलिंग मैजिक नहीं आता। मेरे अलावा सिर्फ 2 लोग और हैं जिन्हें हीलिंग मैजिक यूज करना आता है, लेकिन वो लोग कहीं और हैं। सो मैं तुम्हें सिखाऊंगी।
ओसा तो बड़े प्यार से बोलता है, क्या मैं किसी और से नहीं सीख सकता? सो कैप्टन रोज बोलती है, ट्रेनिंग कल सुबह से स्टार्ट होगी। सो ओसा तो बोलता है, क्या इन्होंने मेरी बात सुनी? कैप्टन रोज उसे आराम करने का बोलती हैं और वहां से चली जाती हैं। बाकी सब लोग उससे बोलते हैं, तुम्हारी ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होगी, और उसके ऊपर हंसने लगते हैं। ओसा तो बेड पर पड़े पड़े बोलता है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? लेकिन जो भी है देखा जाएगा, अभी थोड़ा सो लेते हैं। अगले सीन में हमें कैप्टन रोज को दिखाया जाता है, जो बोलती हैं, दूसरी दुनिया का हीलिंग मैजिक यूजर देखा। जो बोलता है, जो भी कल हुआ वो शायद से एक सपना है, लेकिन वो टॉम को देखकर समझ जाता है कि वो सब सच है। एलेक आकर उसे बोलता है, तुमसे कोई मिलने आया है। वो बाहर जाके देखता है तो उससे मिलने के लिए सुजुने और काजुकी आए थे, जो कि उससे कहते हैं, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी, जब हमें पता चला तुम्हें कोई किडनैप करके ले गया है। वो उन लोगों को चिंता करने के लिए मना करता है। उसके बाद वो कल के बारे में याद करके काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। वो उनसे कहता है, आज से मेरी खतरनाक ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, क्या पता मैं कल जिंदा रहूं या नहीं। जिस पे सुजुने कहती है, तुम्हें देखकर तो लगता है तुम तैयार हो। सा तो बोलता है, वो तो मुझे होना ही पड़ेगा, मेरे पास यहाँ करने के लिए कुछ और है ही नहीं, सो मैं ट्रेनिंग करके तुम लोगों के काम आ पाऊंगा। ये सुनकर सुजुने काफी इम्प्रेस हो जाती हैं और उसे बोलती हैं, आज से हमारी ट्रेनिंग भी स्टार्ट होने वाली है, सो हम अपना बेस्ट देंगे। सा तो बोलता है, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों की ट्रेनिंग कैसी होगी, आप दोनों के आउटफिट काफी ज्यादा अमेजिंग है। सुजुने उसे थैंक्स बोलती हैं और ओसातो की बातों से मोटिवेट होकर काजुकी भी बोलता है कि मैं भी यहाँ के लिए अपना बेस्ट दूंगा। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उन दोनों को मोटिवेट देखकर ओसातो बोलता है, अब ये लोग ठीक रहेंगे शायद। भी वहाँ पर रोज आ जाती है और उससे कहती है, तुम्हें हीरो से बात करके अच्छा लगा है ना? सो ओसातो घबरा जाता है और बोलता है, मुझे वक्त देने के लिए शुक्रिया। सो मिस रोज बोलते हैं कि ये कोई प्रिजन नहीं है, तुम जिससे चाहो उससे बात कर सकते हो, लेकिन तब नहीं जब तुम ट्रेनिंग कर रहे हो। वो उसे एक डायरी पकड़ाते हुए बोलती हैं, ये एक जर्नल है, तुम इसमें ट्रेनिंग के बारे में लिखोगे और तुम्हें कैसा महसूस होता है वो भी। तुम्हारी ट्रेनिंग ब्रेकफास्ट के बाद स्टार्ट होने वाली है, सो तैयार है ना? ये सुनकर ओसातो नर्वस हो जाता है। ओसातो के डे 1 की ट्रेनिंग में उसे लग रहा था कि ये काफ़ी हार्ड होने वाली है, लेकिन ये काफ़ी इजी है। वो अपनी चेस्ट के बीच में कुछ गर्म जगह को सेंस कर पा रहा था। वो उसे बताती है कि वो मैजिक है, तुम्हें सीखना होगा कि उसे बाहर किस तरह से लाना है। फिलहाल के लिए तुम अभी से उसे सेंस करो। अगले सीन में वो उसे एक बुक पढ़ने के लिए देती है। सो ओसातो बोलता है, मैं इस दुनिया की लैंग्वेज नहीं पढ़ पाता। सो वो बोलती है कि तुम उसे एक बार खोलो। वो खोल के देखता है तो उसे समझ में आने लगती है। सो कैप्टन रोज बोलती हैं, जिन लोगों को हीरो समनिंग से यहाँ बुलाया जाता है, उन लोगों पर ऑटोमेटिकली ही ट्रांसलेशन स्पेल एक्टिवेट हो जाती है। रोज मैप पे पॉइंट करते हुए बोलते हैं, ये है लिंगर किंगडम, जहाँ पर अभी हम हैं, और उसके बगल में ही डीमंस रहते हैं, इसलिए हम उनके फर्स्ट टारगेट हैं। वो उसे बुक पढ़ने का बोलकर वहाँ से चली जाती हैं और ओसातो बुक को पढ़ने लगता है और बोलता है, अगर ऐसी ट्रेनिंग हो तो मैं आराम से कर लूँगा। अगले दिन की ट्रेनिंग में उसे काफ़ी दौड़ाया जाता है। सो वो बोलता है, ये तो मैजिक की ट्रेनिंग होने वाली थी ना, ये कैसी मैजिक की ट्रेनिंग है? अगले दिन की ट्रेनिंग में भी ओसातो को दौड़ाया जाता है, उस वजह से वो गिर जाता है। सो कैप्टन रोज वहाँ आकर बोलती है, तुम्हें रेस्ट करने का किसने बोला? हाँ। ओसातो बोलता है, मैं और ज़्यादा नहीं भाग सकता क्योंकि मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। रोज अपने हीलिंग मैजिक का यूज ओसातो के पांव पर करती है और ओसातो को रियलाइज होता है कि अब उसका पैर दर्द नहीं कर रहा। रोज उसे बोलती है, अब तुम्हारा दर्द खत्म हो गया ना, तो दोबारा से उठकर भागो। ओसातो को गुस्सा तो काफी आ रहा होता है, लेकिन वो उसके सामने कुछ बोल भी तो नहीं सकता। वो अपनी जर्नल में लिखने का डिसाइड करता है और भागते भागते रोज से बोलता है, अगर मैं ऐसी ही ट्रेनिंग करता रहा तो मैं जल्दी मर जाऊंगा। सो रोज बोलती है, अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगी। अगले दिन वो अपने स्क्वाड मेंबर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन वो सब उसका मजाक उड़ाते हैं उसके स्लो होने की वजह से। सो वो अपने जर्नल में लिखने का डिसाइड करता है। अगले दिन भी वो सिर्फ भाग ही रहा होता है, लेकिन वो कीचड़ में गिर जाता है। सो कैप्टन रोज उसे दोबारा से भागने का बोलती है। उसे गुस्सा तो काफी आ रहा होता है, लेकिन इस बार उसका हीलिंग मैजिक एक्टिवेट हो जाता है। अगले दिन की ट्रेनिंग में रोज ओसातो को किक करती है, जिस वजह से वो काफी दूर जाके गिरता है और उसे काफी ज्यादा डैमेज भी होता है। रोज बोलती है, जितना तुम मुझसे हेड करोगे उतना ही मैं क्रूअल होती जाऊंगी। सो ओसातो बोलता है, क्या इसने मेरी डायरी पढ़ ली है? लेकिन वो तो जापानीज में लिखी है मैंने। रोज बोलती है, जब तक तुम हीलिंग मैजिक को यूज करना नहीं सीख जाते तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही पटकती रहूंगी। उसके नेक्स्ट डे भी सेम होता है, लेकिन इस बार ओसातो का हीलिंग मैजिक एक्टिवेट हो जाता है। सो ओसातो बोलता है, अगर ये हीलिंग मैजिक है तो मुझे ये चाहिए, और वापस से दौड़ने लगता है। उसके नेक्स्ट डे भी ओसातो सिर्फ दौड़ता ही रहता है और इस बार वो अपने हीलिंग मैजिक को यूज करना सीख गया है।
सो वो बोलता है क्या ये सब काफ़ी होगा। रोज़ ओसातो को और चक्कर लगाने का बोल देती है। ओसातो फिर से गुस्सा हो जाता है, लेकिन काम को ओसातो पुशअप लगाता है। जब भी वो थक जाता है उसका हीलिंग मैजिक उसे रिकवर कर देता है। अभी रोज़ ओसातो से बोलती है तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बॉडी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों बना रही हूँ, ताकि तुम अपने एनिमीज से भाग सको और घायल लोगों को बचा सको। ये सुनकर ओसातो थोड़ा सा शॉक्ड होता है और वापस अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है। इस बार वो थोड़ा सा खुश है क्योंकि आज उससे रोज ने नहीं डांटा है। अगले दिन सुबह को ओसातो भागता और शाम को दोबारा से पुशअप करता है। अब उसे थोड़ा सा हल्का महसूस होने लगता है, लेकिन तब भी रोज को पता चल जाता है, जिस वजह से वो उसके बॉडी पर वेट चढ़ा देती है। सब लोगों को उस बेचारे पर तरस आ रहा होता है, मुझे भी आ रहा है, ये इतनी ट्रेनिंग कैसे कर ले रहा है। अगले दिन वो लंच करने के लिए आता है तो उसे पता चलता है उसका टिफिन गायब है। सो वो टोंग से पूछता है तो वो बताता है मैंने तुम्हारा लंच खा लिया। इस बात पर ओसातो काफी गुस्सा हो जाता है और उसे पीटने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है। वो रोज को स्माइल करता हुआ देखकर समझ जाता है कि ये रोज का ही किया धरा है। अगले दिन काजुकी और सुजुने कुछ लोगों के साथ ओसातो से मिलने आते हैं। सुजुने और काजुकी दोनों उसे ट्रेनिंग करता हुआ देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ओसातो ने एक पत्थर उठा रखा था और उस पत्थर के ऊपर बैठी थी मिस रोज। रोज ओसातो से कहती है इतनी जल्दी हार मत मानो, गिव अप नहीं करना चाहिए। सो ओसातो बोलता है हार कौन मान रहा है, तुम इतनी हल्की हो कि मैं तुम्हें और ज़्यादा उठा सकता हूँ। तो वो उसके ऊपर एक और बड़ा सा पत्थर रख देती हैं। ओसातो बड़ी मुश्किल से अपने हीलिंग मैजिक की मदद से उसे उठा पाता है। ये देखकर रोज बोलती है तुम वक्त से पहले तैयार हो जाओगे। ओसातो के मसल्स देखकर सुजुने तो काफी इम्प्रेस होती है, लेकिन काजुकी बोलता है ये तो नर्क से भी बदतर ट्रेनिंग है। उन लोगों के साथ आया हुआ नाइट रोज का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है क्या तुम इस लड़के की स्पिरिट को तोड़ना चाहती हो। वो उस नाइट से बोलती है अपना हाथ मेरे कॉलर से हटाओ और ओसातो मेरा राइट हैंड बनेगा, इस वजह से मैं उस पर ज़्यादा लाइट नहीं हो सकती। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मेरी ट्रेनिंग को सह लेता है और कभी भी गिव अप नहीं करता। सो ओसातो बोलता है कि ये नाइट मुझे बचाने आए हैं या फिर मरवाने के लिए। रोज़ उसे रेस्ट करने का बोलती है और वो वहाँ से चला जाता है। सो वो दोनों वापस बातें करने लगते हैं। ओसातो को पता चलता है कि वो आदमी लिंगर किंगडम की आर्मी का कमांडर है। ओसातो उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो। सो वो लड़की बताती है मेरा नाम सीलिया वुल्गासलिंगर है और मैं किंग की बेटी हूँ। यह सुनकर ओसातो उससे माफ़ी मांगने लगता है क्योंकि वो उससे काफ़ी रूड होकर बात कर रहा था। सीलिया ओसातो से कहती है कि तुम फ्रेंडली हो सकते हो। यह सुनकर सुजुने बोलती हैं इस तरह कैसे, तो काजू की बात कर रहा था जब हम पहले मिले थे। सो वो लोग ब्रेड खाने लगते हैं। मैं पहले ही बता दूं मुझे ये नहीं पता कि ये क्या है, इसलिए मैं इसे ब्रेड ही कहूँगा। सो काजुकी ओसातो से बोलता है क्या तुम हमेशा ऐसी ट्रेनिंग करते हो। सो ओसातो बोलता है नहीं, आज की ट्रेनिंग काफ़ी आसान थी। मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। काजुकी कहता है कि कमांडर सिग्लिस हमें तलवारबाजी सिखाते हैं जबकि मिस वेल्सी हमें जादू सिखाती हैं। सो ओसातो बोलता है इसी तरह से सिखाना चाहिए, जबकि रोज़ का तरीके काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। काजुकी कुछ बोलने ही जा रहा होता है, लेकिन सुजुने ओसातो का टी शर्ट उठाकर उसके एब्स देखने लगती है। सुजुने उसे कहती है क्या मैं इन्हें छू लूं। सो ओसातो बोलता है तुम कुछ कहने वाले थे ना काजुकी, जल्दी बोलो। काजुकी ओसातो से कहता है तुम्हें यहाँ पर परेशानी नहीं हो रही। सो ओसातो बोलता है स्टार्टिंग में परेशानी हो रही थी, पहले तो मैं यहाँ से भाग ही जाना चाहता था, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता, ट्रेनिंग में भी मुझे मज़ा आने लगा है। सुजुने बोलती है मैं तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हूँ क्योंकि तुम्हें वो जगह मिल चुकी है जहाँ से तुम बिलोंग कर सको। सो ओसातो बोलता है इसमें इम्प्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस ज़िद्दी बन रहा हूँ क्योंकि तुम लोग हीरोज़ की तरह लड़ने वाले हो और मैं सिर्फ तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। सो सुजुने बोलती है अगर मैं कभी मुसीबत में होंगी तो क्या तुम मुझे बचाने आओगे। सो ओसातो बोलता है तुम अचानक से नॉर्मल लड़की की तरह क्यों बिहेव कर रही हो। सो बोलती है मैं नॉर्मल लड़की ही हूँ। तभी टोंग वहाँ आ जाता है और ओसातो से कहता है देखो मैं कितना अच्छा हूँ, तुम्हारे लिए लंच लेके आया हूँ। सो ओसातो मुंह बनाते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम इस स्माइल के साथ मेरे लिए लंच ला सकते हो। उसके बाद वो दोनों के दोनों लोग लड़ने लगते हैं। सो सीलिया घबराते हुए काजुकी से कहती है क्या हमें उन दोनों की फाइट रुकवानी चाहिए। सो काजुकी बोलता है नहीं, मुझे लगता है ये उसका रोज का काम है। सुजुने बोलती है ओसातो हमसे ज़्यादा यहाँ पर फिट बैठ रहा है। काजुकी वहाँ से उठकर ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगता है। सो वो दोनों भी उसके पीछे पीछे जाने लगती हैं और सुजुने मुड़कर बोलती है ज़रूर इसका कोई ना कोई रीज़न होगा जब हम तीनों के तीनों यहाँ पर हैं। उसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। नहाते हुए ओसातो बोलता है मुझे अच्छा लगा कि मैं उन लोगों से मिल पाया और आज तो सुजुने मेरी बॉडी को देखकर काफ़ी अजीब बिहेव कर रही थी। मेरी बॉडी सच में बदल चुकी है, बार बार ट्रेनिंग करने की मदद से
मेरी स्पीड फास्ट हो चुकी है और बार बार हीलिंग मैजिक को यूज़ करने की मदद से मेरी बॉडी शेप में आ गई है। ओसातो रोज़ की बातों को याद करता है कि जितनी तेज़ तुम दौड़ पाओगे उतनी तेज़ तुम उन लोगों को बचा पाओगे। सो ओसातो कहता है क्या मैं बैटलफील्ड में तेज़ दौड़ पाऊंगा, लोगों को बचा पाऊंगा। अगले दिन रोज़ ओसातो के मुंह पर बैग फेंक कर कहती है हम लोग बाहर जा रहे हैं। उसके बाकी के स्क्वाड मेंबर्स बोलते हैं क्या इतनी जल्दी वक्त आ भी गया। अगले सीन में रोज़ एक गार्ड से कहती है कि हमें बाहर जाना है सो गेट खोल दो। रोज़ को देखकर वो गार्ड भी काफ़ी डर जाता है। सो ओसातो बोलता है रोज़ की प्रेजेंस ही इतनी खतरनाक है कोई भी डर जाता है। उसके बाद वो गेट गार्ड दरवाज़ा खोल देता है तो रोज़ से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो वो बोलते हैं चुपचाप चलते रहो तुम्हें पता चल जाएगा। अगले सीन में वो एक जंगल के सामने आ जाते हैं। सो रोज़ बोलती है इस जगह को किंगडम ऑफ डार्कनेस से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स वगैरह रहते हैं। रोज़ ओसातो से कहती हैं कि तुम्हें एक ग्रैंड ग्रिजली को मारना होगा। सो ओसातो घबरा जाता है और बोलता है मैंने बुक में पढ़ा था कि ब्लू ग्रिजली को ग्रैंड ग्रिजली बनने में 100 साल लगते हैं। सो ओसातो बोलता है मैं नहीं मार सकता। सो कैप्टन रोज़ बोलते हैं इतनी ट्रेनिंग करने के बाद तुम उनमें से एक को तो मार ही सकते हो। सो ओसातो फिर भी मना करने लगता है। सो कैप्टन रोज को गुस्सा आ जाता है और उसे उठा कर आसमान में फेंक देते हैं बेचारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के और अपने हीलिंग मैजिक का यूज़ करके खुद को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद वो अपने मसल्स का यूज़ करके लैंड करता है। नीचे गिरते वक्त जो उसे चोट लगी थी वो इसे हील करते हुए कहता है अब मैं यहाँ आ चुका हूँ तो रोज़ के दिए काम को पूरा करे बिना घर वापस नहीं जा सकता। तो कहता है मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रैंड ग्रिजली सिर्फ 2 मीटर लंबे ही तो होते हैं। तभी अचानक वहाँ एक ग्रैंड ग्रिजली आ जाता है। ओसातो उसे देखकर डर जाता है तो वो वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते ओसातो कहता है मैंने जितना सोचा था ये उससे भी बहुत बड़ा है, ज़रा इसके पंजे तो देखो। वो कहता है लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अपने पैरों पर पूरा भरोसा है और वो ज़्यादा स्पीड में भागने लगता है। तो सोचता है कि वो बेर अब मेरा पीछा नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो बेर उसके काफ़ी क्लोज आ चुका था। ओसातो अपनी ट्रेनिंग को याद करता है। वो कहता है कि ये बेर रोज़ के सामने तो कुछ भी नहीं है और पीछे मुड़कर उस बेर का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो देखता है कि ग्रैंड ग्रिजली के साथ साथ 2 ब्लू ग्रिजली भी आ चुके हैं। वो देखकर वो दोबारा से डर जाता है और वापस से भागने लगता है। सामने की तरफ से उसे झरने की आवाज़ आती है तो वो उस आवाज़ का पीछा करता है और उसे झरना मिल जाता है तो उस झरने में बिना कुछ सोचे समझे कूद जाता है। वो ग्रैंड ग्रिजली उसके कूदने की वजह से कुछ नहीं कर पाते। अब हम देखते हैं कि शाम हो जाती है। ओसातो अपने कपड़े सुखा देता है और अपना सामान चेक करता है। पता चलता है उसके पास इमरजेंसी राशन, एक कैंटीन और एक नाइफ है। वो कहता है रोज़ को मुझे कम से कम आग जलाने के लिए कुछ तो दे देना चाहिए था, मुझे तो वो एक ऑर्ग लगती है। ओसातो कहता है मुझे ग्रैंड ग्रिजली को मारना है लेकिन ये इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन मुझे ये करना भी पड़ेगा क्योंकि मैं ये करे बिना वापस घर नहीं जा सकता। वो कहता है इस बारे में कल सोचेंगे, मैंने अपना पहला दिन जैसे तैसे सर्वाइव कर लिया है। ये कहने के बाद वो उसी पेड़ के ऊपर सो जाता है। दूसरे दिन ओसातो नीचे उतर कर आता है और कहता है मुझे जल्द से जल्द उन ग्रिजली के ठिकाने का पता लगाना होगा। ओसातो को एक पेड़ के ऊपर ग्रिजली के द्वारा किए गए स्क्रैचेस के निशान मिलते हैं। उसे लगता है कि ग्रिजली आसपास होंगे। तभी उसे झाड़ियों में से आवाज़ आती है तो वो अपनी नाइफ निकाल के अलर्ट हो जाता है। तभी वो देखता है कि झाड़ी में से तो एक ब्लैक रैबिट निकल के आता है। रैबिट को देखकर ओसातो सोचता है ये एक ब्लैक रैबिट है या फिर एक ऐसा मॉन्स्टर जो ब्लैक रैबिट की तरह दिख रहा है। ओसातो देखता है कि उस ब्लैक रैबिट को चोट लगी हुई होती है तो वो उससे पूछता है क्या तुम्हें चोट लगी है। सो वो हाँ में जवाब देता है तो ओसातो बोलता है इसे मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है। ओसातो उसे हील कर देता है और कहता है अपना ध्यान रखना, दोबारा से अपने आप को हर्ट मत कर लेना। यह कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वो ब्लैक रैबिट उसका पीछा कर रहा होता है। सो ओसातो उसे कहता है तुम मेरा पीछा मत करो, मैं कुछ खतरनाक मॉन्स्टर्स को ढूंढ रहा हूँ। ये कहकर वो दोबारा से आगे बढ़ जाता है लेकिन वो ब्लैक रैबिट उसका दोबारा से पीछा करने लगता है। सो उससे पूछता है क्या तुम जानते हो वो ग्रैंड ग्रिजलीज कहाँ रहते हैं। सो वो ब्लैक रैबिट थोड़ा आगे जाकर उसे बुलाने लगता है। वो ब्लैक रैबिट ओसातो को ग्रैंड ग्रिजली की गुफा के पास ले आता है। ओसातो कहता है अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, मुझे बिना पकड़े जाए इन पर नज़र रखनी होगी। तो कहता है मैंने बुक में पढ़ा था कि ग्रैंड ग्रिजली हमेशा ग्रुप में रहते हैं, तो क्या ये वही है। अगले सीन में हमें ओसातो को एक लेक के पास दिखाया जाता है। ओसातो कहता है इस पानी को बॉईल करे बिना पीने में भी डर लग रहा है क्योंकि उसके पास पानी को बॉईल करने के लिए कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं है।
तभी वहाँ पर वो ब्लैक रैबिट आ जाता है। ओसातो कहता है तुम वापस आ गए, चलो मुझे अभी भी उन ग्रिजलीज पर नजर रखने जाना है। इस सीन में ओसातो अभी भी उन ग्रिजलीज पर नजर ही रख रहा होता है, लेकिन अब ओसातो को ये ग्रिजलीज क्यूट लगने लगे हैं और वो कहता है ये ब्लैक रैबिट भी कुछ कम क्यूट नहीं है। अगले दिन ओसातो के पेट में काफी जोरों से दर्द कर रहा होता है, ये उस गंदे पानी को पीने की वजह से है। इसके ऊपर हीलिंग मैजिक भी काम नहीं कर रहा होता है। सो ओसातो कहता है लगता है मुझे किसी ने पॉइजन कर दिया है। अभी वो ब्लैक रैबिट ओसातो के पास आ जाता है और उसे प्यार करने लगता है। अगले दिन वो ब्लैक रैबिट ओसातो को एक साफ तालाब के पास लेके आता है। उस तालाब का पानी ओसातो टेस्ट करता है तो वो कहता है इस पानी को तो टेस्ट भी है। वो उस ब्लैक रैबिट को थैंक्स करने के लिए उसकी तरफ देखता है तो वो ब्लैक रैबिट काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है। वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, ओसातो भी उसके पीछे पीछे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ओसातो कहता है ऐसा ये आसपास को एक मॉन्स्टर होगा, लेकिन ये ब्लैक रैबिट ग्रैंड ग्रिजली को देखकर तो नहीं डरा था। तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है। उस स्नेक को देखकर ओसातो कहता है मैंने ऐसी किसी चीज़ के बारे में बुक में नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं देख कर बता सकता हूँ कि ये स्नेक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, फिलहाल मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। वो स्नेक वहाँ से चला जाता है तो ओसातो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करता है। ओसातो को उस स्नेक को देखे हुए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ओसातो के अंदर से उस स्नेक का डर नहीं गया है। ओसातो को अभी भी ये ग्रिजलीज काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। ओसातो डिसाइड करता है कि वो कल के कल ही इन्हें ख़त्म करेगा। दूसरे दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होती है। वो ब्लैक रैबिट ओसातो को वहाँ जाने से रोक रहा होता है। ओसातो उसकी बात मान जाता है और कहता है मैं मौसम साफ होने तक यहाँ पर बैठ ही सकता हूँ। मौसम साफ होने के बाद ओसातो वहाँ से जाने लगता है। वो ब्लैक रैबिट उसके कंधे पर बैठ जाता है। ओसातो उससे कहता है इस बार मुझे मत रोकना। वो अपने वेपन को रेडी करता है और उन बेर पर अटैक करने के लिए जाता है, तो वो देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो बेर पहले से ही मरे पड़े थे। ओसातो कहता है अब रोज मुझे नहीं छोड़ेगी जब उसे पता चलेगा कि मेरा शिकार किसी ने चुरा लिया है। उन बेर्स पर काटने के निशान देखकर ओसातो समझ जाता है कि ये काम उसी स्नेक का होगा। ओसातो कहता है देखने से लगता नहीं है कि उस स्नेक ने इन्हें खाने के लिए मारा होगा, लग रहा है जैसे उसने इन्हें सिर्फ मज़े के लिए मारा होगा। अभी पत्थरों के बीच में से वो ग्रिजली का बच्चा बाहर निकल के आता है और अपने पेरेंट्स के पास जाकर उन्हें उठाने की कोशिश करता है। वो नहीं उठते तो वो रोने लगता है। ओसातो काफ़ी गुस्से में कहता है उस स्नेक की हिम्मत कैसे हुई इसके पेरेंट्स को मारने की। वो उस बेर से कहता है कि तुम कहीं मत जाना, मैं तुम्हारा बदला लेके आऊँगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बेर स्मेल करके उस स्नेक का पता लगा लेता है और वो भी अपना बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। इस सीन में हमें सुजुने और काजुकी को दिखाया जाता है जो कि ओसातो से मिलने आए थे। उन्हें वहाँ पता चलता है कि ओसातो पिछले 10 दिनों से फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करने के लिए गया है। तभी एलेक कहता है कि रोज भी गई हुई है, सो हमें पता नहीं कि वहाँ क्या चल रहा है। रास्ते में सुजुने काजुकी से पूछती है कि तुम ओसातो को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगते हो। सो काजुकी बोलता है क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं होती। सो सुजुने बोलते हैं कि सच बताऊं तो मुझे उसकी चिंता नहीं हो रही है, क्योंकि अगर कैप्टन रोज उससे ऐसा करवा रही है तो वो ज़रूर सेफ ही होगा और मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि वो वापस सही सलामत आ जाएगा। सो काजुकी कहता है कि मुझे भी उसके ऊपर पूरा विश्वास है। अगले सीन में हमें ओसातो को दिखाया जाता है जो कि उस स्नेक से फाइट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर रहा होता है। उसकी तैयारी पूरी हो जाती है तो वो उस ब्लैक रैबिट से कहता है क्या तुम मुझे उस स्नेक के पास ले जाओगे, अगर तुम्हें डर लगे तो तुम मुझे बस रास्ता दिखा देना, उसके बाद तुम वहाँ से चले जाना। सो वो ब्लैक रैबिट भी उसे अपने पीछे पीछे ले जाने लगता है। वो लोग फाइनली उस स्नेक के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो ब्लू ग्रिजली का बच्चा उस स्नेक से फाइट कर रहा होता है। फाइट करते करते वो काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो चुका होता है। ओसातो उस स्नेक को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन वो कहता है कि ये डेंजरस ज़रूर होगा लेकिन रोज से डेंजरस कुछ भी नहीं है। ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। उस स्नेक का ध्यान पूरी तरह से उस छोटे से बेर के ऊपर था, इसलिए ओसातो उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन वो स्नेक अचानक से उसके पास आ जाता है उसे खाने के लिए। लेकिन ओसातो अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए उसे डॉच कर लेता है और अपने हाथ में रखी हुई पैनी लकड़ी को उसकी आंख में डाल देता है। वो स्नेक ओसातो को अपनी पूंछ से काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देता है। ओसातो पीछे जाके पेड़ में लगता है, लेकिन ओसातो ने अपने हीलिंग मैजिक को एक्टिवेट कर लिया था, इस वजह से उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती। ओसातो खड़ा होकर उस स्नेक से कहता है क्या तुम में सिर्फ इतना ही दम था। तो ये सुनकर वो स्नेक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ओसातो पर दोबारा से अटैक करने के लिए आता है। ओसातो समझ जाता है कि वो स्नेक लेफ्ट साइड से अटैक करेगा क्योंकि उसकी राइट आंख फूट चुकी है। ओसातो की प्रिडिक्शन सही
ही होती है, तो वो उस अटैक से बच जाता है और उस स्नेक के पास जाता है। धुआं होने की वजह से ओसातो उस स्नेक को देख नहीं पाता। इसी मौके का फ़ायदा उठाते वो स्नेक ओसातो का एक हाथ को खा लेता है। ओसातो को दर्द तो काफ़ी होता है लेकिन वो हार नहीं मानता। ओसातो अपने हीलिंग मैजिक को एक्टिवेट कर देता है और उसके जिस हाथ में स्नेक ने काटा था उस हाथ में एक नाइफ था, तो वो उस नाइफ को और अंदर डालने लगता है। इस वजह से वो स्नेक दर्द के मारे उसे छोड़ देता है। ओसातो छूटने के बाद नोटिस करता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं। वो समझ जाता है कि इस स्नेक ने उसे पॉइजन कर दिया है। वो उस स्नेक से कहता है कि मुझे अपने आप को हील करना आता है। अगर ओसातो कहता है मैंने पेट दर्द के वक्त सीखा था कि अगर मुझे पॉइजन अंदर से मारे तो मुझे अपने आप को अंदर और बाहर दोनों तरफ से हील करना होगा। ये कहकर वो उस स्नेक के ऊपर दोबारा से अटैक करने जाता है। वो स्नेक उसे पूंछ से रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो बेर बीच में आकर उस स्नेक के अटैक को रोक लेता है और ओसातो को एक इशारा करता है। ओसातो उसके इशारे को समझ जाता है और उसके ऊपर से छलांग लगाकर उस स्नेक के ऊपर चढ़ जाता है। वो स्नेक ओसातो को नीचे गिराने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो गिरा नहीं पाता। ओसातो एक पंच बनाकर उस स्नेक को मार देता है। वो पंच इतना पावरफुल होता है कि उस स्नेक की सर की हड्डी तक टूट जाती है। वो स्नेक बेहोश होने लगता है। सो ओसातो इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसके आँख में लगी हुई पैनी लकड़ी को और अंदर डालने लगता है। इस काम में वो बेर भी उसकी मदद कर रहा होता है। ओसातो फाइनली उस स्नेक को मार डालता है। वो बेर ओसातो के पास आ जाता है और उसे प्यार करने लगता है। ओसातो उसे कहता है देखा मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हारा बदला ले लूँगा। ओसातो उसे कहता है मैं तुम्हें हील करना चाहता हूँ लेकिन मैं अभी अपना सारा माना पॉइजन से लड़ने में लगा रहा हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। तभी अचानक से वो स्नेक उड़ जाता है। ओसातो हिलने की कोशिश करता है लेकिन वो हिल नहीं पाता। वो बेर ओसातो को बचाने के लिए उसे खींचने की कोशिश करता है लेकिन वो खींच नहीं पाता। तभी वो स्नेक उन दोनों पर अटैक कर देता है। ओसातो कहता है लगता है मैं यहाँ पर मर जाऊँगा, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, ये सब रोज की गलती है, वो एक बहुत बुरी पर्सन है। भी आसमान में से रोज आ जाती है और उस स्नेक पर अटैक कर देती है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि उस स्नेक का कचुम्बर निकल जाता है। वो उस स्नेक से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पहले ही मर जाना चाहिए था। ओसातो रोज से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सो रोज उसे बता दिया कि मुझे इस ब्लैक रैबिट ने बता दिया था, ये मेरा पेट है, इसका नाम कुकुरू है। ओसातो रोज से कहता है कि ये जब मुझे मिला था तब तो ये घायल था। रोज ओसातो से कहती है कुकुरू ने तो बस तुम्हारा ट्रस्ट गेन करने के लिए नाटक किया था, मैंने इसे तुम पर नज़र रखने के लिए भेजा था और मैं भी तुम्हारे आसपास ही थी। मैं तुम्हारे टास्क में आने वाली थी लेकिन बहुत ही कम बार, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये स्नेक यहाँ पर आ जाएगा और ग्रैंड ग्रिजलीज को मार डालेगा। ओसातो रोज से पूछता है क्या तुम इसे जानती हो। सो रोज बताती है कि इस स्नेक को डीमन लॉर्ड की आर्मी ने बनाया था, पिछले इन्वेजन में सिग्लिस इसे ख़त्म करने में नाकामयाब हुआ था, तब शायद ये इस फॉरेस्ट में आ गया होगा। ओसातो क्या तुम्हें पता है कि ग्रैंड ग्रिजलीज कितने ताकतवर होते हैं, उन्हें एक ड्रूप की फुल यूनिट भी नहीं हरा पाती। ओसातो काफ़ी गुस्से में कहता है तो आपने मुझ जैसे नूब को क्यों भेज दिया उन्हें मारने के लिए। रोज ओसातो से कहती है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम उन्हें हरा दोगे, मैं तो बस तुम्हें एक्सपीरियंस दिलाना चाहती थी कि अपने से ज़्यादा ताकतवर अपोनेंट से कैसे फ़ाइट करते हैं, लेकिन तुमने इस स्नेक से फ़ाइट की, मैं तुम्हें और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुकी हूँ, सोच रही हूँ तुम्हें और थोड़ी देर यहाँ पर रहने दूँ। ओसातो गुस्सा होने लगता है तो वो बेर बीच में आकर रोज के ऊपर गुर्राने लगता है। सो रोज ओसातो से पूछती है क्या ये बेर तुम्हें पसंद करने लगा है। ओसातो कहता है देखा जाए तो इसने अपने फैमिली मेंबर्स को खोया है। वो उस बेर के पास जाकर उसे सहलाने लगता है तो वो बेर भी शांत हो जाता है और ओसातो को गले लगा लेता है। रोज कहती है कि तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। वो उस बेर से कहती है कि हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, ओसातो को अपने पीठ पर बिठाओ और यहाँ से चलो। वो बेर भी खुशी खुशी ओसातो को अपने पीठ पर बिठा लेता है। उसके बाद रोज उन दोनों को अपने हाथों में उठा लेती है। रोज काफ़ी गुस्से में ओसातो से कहती है मैंने सब कुछ सुन लिया था, जब तुम मुझे और बुला रहे थे, तुम मुझे गुस्सेल बुला रहे थे है ना। चलो इस बार तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, अगली बार तुमने ऐसा कहा तो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी, समझ गए। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं शाम हो जाती है और रोज ओसातो से कहती है कि तुम्हारा टेस्ट कंप्लीट होता है, तुम मेरे साथ बैटलफील्ड में फ़ाइट कर सकते हो। तुमने अभी बेसिक्स मास्टर नहीं किए हैं लेकिन तुम्हारे पास अच्छी मेंटल हेल्थ और फिजिकल एबिटाइट है और तुम्हारे पास पेन को सर्वाइव करने की एबिलिटी भी है। हमारे स्क्वाड के बाकी के 2 हीलर ऐसा नहीं कर पाते, तुम्हें अपने आप पर नाज होना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कर पाओगे। ये सुनकर ओसातो कहता है कि मैं क्या कर पाऊंगा। रोज उससे कहते हैं कि जल्द ही डीमन लॉर्ड अपनी आर्मी के साथ हम पर अटैक करेगा। अगले सीन में हमें डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि अपनी आर्मी की 3rd कमांडर अमीलिया वर्गट से पूछता है कि हमारी लिंगर किंगडम पर अटैक करने की तैयारी कैसी चल रही है। सो वो बताती है कि हमारी सारी यूनिट्स तैयार है, सिर्फ आपके ऑर्डर देने की बारी है। इसी लिंगर किंगडम पर अटैक की तैयारी कैसी चल रही है। इसका नाम अमीलिया है। अमीलिया कहती है कि बस आपके ऑर्डर की देर है।
डीमोन लॉर्ड अमीलिया को आर्मी को लीड करने को कहता है। उसके बाद डीमोन लॉर्ड उसे वहाँ से जाने को कहता है। बाहर निकल कर अमीलिया काफ़ी रिलीफ फील कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है। ये एक मॉन्स्टर डॉक्टर है, काइंड ऑफ साइंटिस्ट है। वो अमीलिया को टीज कर रहा होता है, लेकिन अमीलिया उसे कहती है कि अपने काम से काम रखो मॉन्स्टर डॉक्टर। इस डॉक्टर का नाम रिल्यूक है, लेकिन हम तो इसे डॉक्टर ही बुलाने वाले हैं। ये डॉक्टर अमीलिया को अपना मॉडिफाई किया हुआ एक मॉन्स्टर दिखाना चाहता है। अगले सीन में हम उस प्रोटोटाइप मॉन्स्टर को देखते हैं, जो बिल्कुल वैसा ही मॉन्स्टर है, स्नेक मॉन्स्टर है, जिसे ओसातो ने पिछले एपिसोड में हराया था। वो डॉक्टर इसे प्रोटोटाइप नंबर 72 कहता है। अमीलिया कहती है कि तुमने 71 को भी सेम नाम दिया था, जो लिंग किंगडम पे अटैक करते वक्त भाग गया था वहां से। डॉक्टर कहता है क्योंकि सिग्लिस ने उसे हरा दिया था और वो काफ़ी इंजर्ड भी था, इसलिए वो जंगल में भाग गया था। लेकिन ये प्रोटोटाइप उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अमीलिया कहती है इसे होना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर उससे भी दिक्कत देने वाले लोग हैं। डॉक्टर कहता है क्या तुम उन्हीं किडनैपर्स के बारे में बात कर रही हो? वेल, यहाँ पर ये लोग किडनैपर अपनी हीलर टीम के बाकी के मेंबर्स को कह रही है। उनका काम बस इतना है कि इंजर्ड को पीछे लाना है, हील करना है, बस। अमीलिया कहती है कि उनकी बॉस एक हीलर है जो लोगों को ऑन द स्पॉट हील कर देती है, और एक एक्सीलेंट फाइटर भी है। किसी वजह से वो हमारे मास्टर को ख़त्म करना चाहती है। वेल, वो रीज़न क्या है हमें आगे पता चलेगा। अमीलिया रोज को अपने हाथों से ख़त्म करना चाहती है, लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि तुम अब एक कमांडर हो, तुम डायरेक्टली बैटलफील्ड में फाइट नहीं कर सकती। अमीलिया कहती है इसीलिए मैंने किसी और को तैयार किया है, और हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो है द इमोर्टल डार्क मैजिक यूजर ब्लैक नाइट। वाह, क्या नाम है बंदे का। अगले सीन में हम ओसातो को देखते हैं, जो अपने बेड को काफ़ी मिस कर रहा था। उसके बाद वो अपने पेट बियर के लिए कुछ फ्रूट्स लाया, जो फ्रूट उसके पेट को काफ़ी पसंद आए थे, इसलिए ओसातो भी उस फ्रूट को ट्राई करता है। एक ही बाइट के बाद उसका पेट उससे वो छीन लेता है। तभी वहाँ वो रैबिट भी आ जाता है। ओसातो उसको देख कर कहता है कि तुम एक धोखेबाज हो। वो रैबिट ओसातो को काफ़ी मस्का मारने लगता है, इसलिए तंग आकर ओसातो उसे वो फ्रूट दे देता है। वैसे ओसातो ने अपने पेट का नाम ब्लू रिन रखा है। उसने ब्लू से लिया ब्लू और ग्रिजली से रिन, ब्लू रिन। रोज वहाँ आकर कहती है तो तुमने इसका नामकरण भी कर दिया, ब्लू रिन? हाँ। रोज कहती है कि मैंने इसके बारे में किंग को इन्फॉर्म कर दिया है, और अब से ये रेस्क्यू टीम की प्रॉपर्टी है। अगर इसे यहाँ रहना है तो इसे भी सबकी तरह काम करना पड़ेगा। और जरा तुम रोज का फेस तो देखो, ब्लूरिन तक उससे डर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओसातो ने ब्लूरिन और अपने बॉडी पर कुछ वेट्स उठा रखे थे। रोज
इसलिए वो रिलैक्स हो जाता है। ब्लूरिन ओसातो को एक तरफ इशारा करके वो फ्रूट दिखाता है। ओसातो उस लेडी के पास जाकर कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं कुछ खरीद नहीं सकता। वैसे इन फ्रूट को क्या कहा जाता है? वो लेडी कहती है कि इन्हें प्योर्स कहा जाता है, ये हमारे किंगडम की स्पेशलिटी है। ओसातो उनसे पूछता है कि लोग काफ़ी रिलैक्स है, जबकि मेरे पीठ पर एक ब्लू ग्रिजली है का वो आंटी कहती है कि तुम रेस्क्यू टीम का एक पार्ट हो, एक मेंबर हो। वो लोग रिलैक्स हैं क्योंकि हमने काफ़ी रेस्क्यू टीम के डरावने लोगों को यहाँ से भागते हुए देखा। ओसा तो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लेडी उससे कहती हैं कि अब हमारी जान पहचान हो गई है, इसलिए तुम फ्री में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओसातो के वहाँ से जाने के बाद उन आंटी के पास काम कर रही एक फोक्स लड़की, वैसे इसका नाम माको है, वैसे ये काफ़ी क्यूट है। इफ़ यू आर एग्री विथ मी लेट मी नो इन कमेंट्स, और कमेंट कर दिया करो यार, व्यूज़ अच्छे खासे आते हैं बट कमेंट एक या दो ही आता है। तुम मुझे कोई एनीमे सजेस्ट भी कर सकते हो, तुम्हारा सजेस्ट किया एनीमे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले जो एनीमे मेरी चैनल पर ऑनगोइंग है मैं उन्हें कंप्लीट करूँगा। ओके, लेट्स बैक टू वीडियो। ओसा तो सोचता है कि वो कैसल के काफ़ी करीब है, इसीलिए वो काजुकी और सुजुने से मिलने का डिसाइड करता है। वो आगे जाने लगता है, तभी उन्हें एक बंदा देख लेता है। वो उन्हें पीछे से आवाज़ लगाता है, लेकिन ओसा तो सुन नहीं पाता। वो बंदा भागते भागते बेहोश हो जाता है। ओसा तो तब उसे नोटिस कर रहा है। वाह। अगले सीन में ओसातो उसे हील कर रहा होता है। वो बंदा ओसातो से माफ़ी मांगता है उसे परेशान करने के लिए। ओसातो पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, तुम कुछ कहना चाहते हो? वो बंदा कहता है मैं बस अपने जूनियर को हाई बोलना चाहता था। वो बंदा बोलता है कैप्टन ने तुम्हें बताया नहीं क्या? अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम ओर्गा फ्लोर है और ये भी एक हीलर ही है। ओसातो ओर्गा से कहता है कि तुम भी एक हीलर हो, लेकिन अभी तुम बेहोश हो गए थे। ओसातो कहता है लगता है हीलर्स में भी काफ़ी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ओर्गा उसको हाँ में जवाब देता है। ओर्गा कहता है कि मुझे पता तो था कि कोई नया बंदा आया, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम हीरोज़ के साथ यहाँ आए हो। ओर्गा कहता है कि ये काफ़ी कमाल की बात है कि तुम कैप्टन की ट्रेनिंग को बर्दाश्त कर पा रहे हो। मैं और मेरी बहन उनकी ट्रेनिंग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ओसातो कहता है कि तुम्हारी बहन वही दूसरी हीलर है ना? ओर्गा कहता है कि हाँ, वो मुझसे 5 साल छोटी है। हम दोनों टाउन में एक क्लिनिक चलाते। ओर्गा कहता है कि ज़रूरत के वक्त हम कैप्टन के अंडर काम करते हैं और घायलों को हील करते हैं। ये सुन के ओसातो को रोज़ की वो बात याद आती है कि डीमन आर्मी जल्दी अटैक करने वाली है। ओसातो उससे पूछता है कि हीलर्स का रोल क्या होता है बैटलफील्ड में। ओर्गा बोलता है टोंग और बाकी टीम के मेंबर इंजर्ड को पीछे लाते हैं, मैं और मेरी बहन उन्हें हील करते हैं। ओसातो कहता है कि कैप्टन रोज चाहती हैं कि मैं उनके साथ फ्रंट लाइन पर रहूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा? ओर्गा कहता है कि फ्रंट लाइन में हीरोज और नाइट्स को सबसे ज़्यादा खतरा होता है। ये सुन के ओसातो को सुजुने और काजुकी की याद आती है। अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो वो सिर्फ अपनी मौत का इंतज़ार कर सकता है, बट वहाँ कोई हीलर होता है तो वो उन लोगों की जान बचा सकता है। ये काम काफ़ी डेंजरस और टफ है, बट कैप्टन को कभी चूज़ नहीं करेंगी जिस पे उन्हें भरोसा ना हो। ओर्गा वहाँ से अपने क्लिनिक के लिए जाने लगता है। ओसातो भी अपनी ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगता है। ओर्गा उससे कहता है कि तुमसे बात करके अच्छा लगा, बट प्लीज़ मेरे लिए तुम कैप्टन से ज़्यादा हेट मत करना। झेलना मुश्किल ज़रूर है और उन्हें लोगों से बात करने की आदत नहीं। ओसातो कहता है कि मैं उन्हें हेट नहीं करता, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं उनको कहना ज़रूर चाहता हूँ। ये कहने के बाद ओसातो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ओर्गा कहता है कि फाइनली आपको वो मिल गया कैप्टन। तभी ओर्गा की बहन वहाँ आ जाती है और डांटने लगती है। ओर्गा उसे कहता है कि उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं अभी एक लड़के से मिला। उसकी बहन पूछती है कि तो कौन है वो? ओर्गा कहता है टाइम आने पर तुम उससे मिल लोगे और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें काफ़ी पसंद आएगा। भाई तू क्या अपनी बहन की शादी उससे कराना चाहता है जो उसको पसंद आना चाहिए? अपना ओसातो
अगले सीन में हम देखते हैं कि ओसा तो एक नाइट से पूछ रहा था क्या मैं और मेरा दोस्त अंदर जा सकते हैं। वो नाइट कहता है हाँ बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं। ओसा तो पूछता है कि मेरे साथ एक मॉन्स्टर भी है, तो क्या कैसल में मॉन्स्टर का आना अलाउड है। वो नाइट कहता है हाँ ये आ सकता है क्योंकि कैप्टन रोज ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ओसा तो कहता है कि यहाँ के लोग रोज की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और उस पर काफ़ी ट्रस्ट भी करते हैं। ग्राउंड में काफ़ी नाइट्स ट्रेनिंग कर रहे थे। सुजू ने फोरसम कर रही थी, आई मीन कि वो कुछ नाइट के साथ स्वॉर्ड फाइट की ट्रेनिंग कर रही थी। वो ओसातो को नोटिस करती है और उसके साथ ब्लू रिन को भी नोटिस करती है। अगले सीन में हम ओसातो और सुजुने को ब्लू रिन के बारे में बात करते हुए देखते हैं। ओसातो उससे सब बताता है कि उसके साथ क्या हुआ वगैरह वगैरह, बट सुजुने का फोकस तो ब्लू रिन पे था। सुजुने उससे पूछती है क्या मैं इसे पेट कर सकती हूँ। ओसा तो कहता है हाँ पेट कर लो उसको, लेकिन वो काटता नहीं है, लेकिन अगर वो काट भी लेगा तो मैं तुम्हें हील कर दूंगा। भाई तू उसे डरा रहा है। सुजुने कहती है कि मैं यहाँ की हीरोइन हूँ, एनिमल मुझे पसंद करते होंगे। ये कहता है वो ब्लू रिन को टच करने वाली थी, बट ब्लू रिन उसका हाथ झटक देता है। भाई ब्रो इस लिटरल चाइल्ड। उसा तो कहता है तुम न्यू हो ना इसलिए शायद वो ऐसा कर रहा है, बुरा मत मानना, क्यों ना तुम उसे उसके नाम से बुलाओ। सुजू ने यही करने लगती है तो इस बार ब्लू रिन उसका हाथ ही काट लेता है। ओसातो कहता है कि शायद तुम उसे पसंद नहीं आई। इसके बाद ब्लू रिन ओसातो के हाथ पे भी बाइट कर लेता है। ये देखकर सुजुने कहती है कि शायद ये तुम्हें भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता। भाई और -999। वो दोनों बातें करने लगते हैं। सुजुने कहती है कि लगता है कि हमें बात करे अरसा हो गया है। इस बीच ओसातो की नजर सुजुने के हाथों पे पड़ती है जहाँ ट्रेनिंग की वजह से छाले पड़ गए थे। ओसातो उसके हाथों को पकड़ता है और उसे हील करने लगता है। सुजुने ब्लश कर रही थी। वेल अगर लड़की ब्लश कर रही है मतलब ओसातो तेरा टाका भिड़ चुका है, तेरा चांस है भाई। सुजू ने उसकी हीलिंग पावर देखकर काफी अमेज होती है। वो उसे पूछती है क्या तुम स्पेशली मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए हो। ओसा तो कहता है हाँ मैं तुमसे और काजुकी से मिलने आया हूँ। भाई ये नहीं कहना होता। अगर कोई लड़की पूछे कि क्या स्पेशली मेरे लिए आए हो तो बोल दो हाँ। और तुम लोग क्या हंस रहे हो, तुम्हारी लाइफ में ये मोमेंट डिलीट है भाई, तुम सिंगल ही हो। सुजुने उससे कहती है कि काजुकी किंगडम से बाहर गया है कमांडर सिग्लिस के साथ मॉन्स्टर से फाइट करने का एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। हमें काजुकी को दिखाया जाता है। काजुकी सिग्लिस से पूछता है क्या डीमन लॉर्ड की आर्मी जल्दी हमला करने वाली है। सिग्लिस बात को कंफर्म करता है, कहता है कि हाँ। वो सिग्लिस कहते हैं कि वो लोग इस बार काफी स्ट्रॉन्ग होकर आने वाले हैं, लेकिन हमारे पास भी आप और मिस सुजुने हैं। सभी ट्रूप्स काफी खुश हैं कि हीरोज हमारे साथ हैं। हमें यकीन है कि हम ही जीतेंगे। काजुकी कुछ सोचने के बाद कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। तभी उनके सामने कुछ रेड वुल्फ आ जाते हैं। सभी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, बट हमें फाइट नहीं दिखाई जाती। यहाँ पर ही हमारा सीन कट हो जाता है और सुजुने और काजुकी पे शिफ्ट हो जाता है। सुजुने कहती है कि कुछ दिनों बाद मेरी ट्रेनिंग करने बाहर जाने की बारी आ जाएगी, मुझसे उसका इंतजार नहीं हो रहा। ओसा तो कहता है कि प्रोबेबली वहाँ तुम जाके मजे ही करने वाली हो जैसा मैं तुम्हें देख रहा हूँ। सुजुने कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में चिंता करो, परवाह करो मेरी। ओसा तो कहना हाँ मुझे बहुत परवाह है तुम्हारी। छोटी मोटी नोकझोंक के बाद ओसातो वहाँ से जाने लगता है। ओसातो के जाने के बाद सुजुने कहते हैं ओसातो क्या तुमने नोटिस किया कि तुमने आज से पहले मेरे साथ ऐसे कभी बात नहीं की है। रास्ते में ओसातो सोचता है कि काजुकी और सुजुने अपना बेस्ट दे रहे हैं क्योंकि वॉर काफी नजदीक आने वाली है। जरूरत पड़ने पे मैं उन्हें खतरे में नहीं छोड़ सकता। पहले मैं कुछ करना चाहता था लेकिन तब मैं कर नहीं पाता था, बट अब मैं बदल चुका हूँ। अगली सीन में ओसातो ब्लू रिन को गुड नाइट बोलकर वहाँ से जाने लगता है। उसे रोज दिखती है। रोज उससे पूछती है कि तुम्हारी
ट्रेनिंग कैसी रही, क्या तुम्हें उसकी आदत पड़ी? उसा तो कहता हाँ थोड़ी, लेकिन मुझे और थोड़ी ट्रेनिंग करनी है। रोज उसे कहती है कि तुम कंटिन्यू करो। यह कहते ही रोज वहाँ से जाने लगती है। उसा तो उसे रोकता है और कहता है कल आपने मुझसे कहा था कि मुझे और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, लेकिन उस स्नेक मॉन्स्टर के साथ फाइट करते वक्त मैं ऑलमोस्ट मर ही गया था। इसलिए जब आपने डीमन लॉर्ड आर्मी का जिक्र किया, सच कहूँ तो मैं इस वॉर का पार्ट बनना ही नहीं चाहता था, बट आज मुझे कुछ ऐसा फील हुआ जो उस डर से भी काफी स्ट्रॉन्ग था। मैं फाइट नहीं कर सकता और ना ही मैं किसी को मार सकता हूँ, बट मैं सुजुने काजुकी और बाकी सब को बचाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मैं रेस्क्यू टीम का मेंबर हूँ। ये सुनकर रोज हल्की सी स्माइल करती है और उससे पास जाकर उसके छाती पे हल्का सा पंच करके कहती है ये हुई ना बात, हम वहाँ जाएंगे, लोगों को बचाएंगे और इंजर्ड को दुश्मनों से छीन कर अपनी जान की बाजी लगाकर उन्हें बचाएंगे। यही हमारा काम है, क्योंकि हम रेस्क्यू टीम हैं। क्रोसा तो खुश हो जाता और चिल्लाता है हाँ कैप्टन। वो मन में सोचता है कि मुझे उस मोमेंट फील हुआ कि मैं एक रेस्क्यू टीम का ट्रू मेंबर हूँ। विद दिस एपिसोड